हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 35 यानी कि फिजिक्स के 35 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों 35 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जैसे कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है। बच्चों अगर बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए बच्चों एक ईवी भी मिल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि निम्न में से ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका मात्रक है। तो बच्चों वेग का मात्रक है, या फिर कोणीय संवेग का मात्रक है, या फिर बच्चों विभव का मात्रक है, या फिर ऊर्जा का मात्रक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो बच्चों अगर इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों ऊर्जा का मात्रक होता है। ये आपको पता है, समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा जो है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों 8 कूलम ऋण आवेश है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होगी। अगर आप ऐसे ही ऑप्शन में टिक लगा देंगे कोई फायदा नहीं है। यानी कि मैं अगर आपको ऑप्शन बता दूं और आप टिक लगा लो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। बच्चों यहाँ पर 8 कूलम ऋण आवेश की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर बच्चों क्यू का मान हमें दिया गया है 8 कूलम, ठीक है। अब बच्चों इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक आपने सूत्र पढ़ा था बच्चों Q = N, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर n का मान हमसे पूछ रहा है, तो n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और बच्चों ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये बच्चों E का मान जो है कांस्टेंट होता है, इसमें कभी फर्क चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो Q का मान कितना है 8 कूलम, इसको मैंने 8 बटे कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। 16 पंचे कितने होते हैं 80, तो ऊपर कितना आ गया 5। अब बच्चों 10⁻⁻⁹ इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁹। अब ये किसकी हो गई प्लस की, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया गया 5 × 10⁻19, ठीक है। 2 पॉइंट, ये सारे ऑप्शन गलत हैं और 5 × 10⁻19 ऑप्शन है और पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई एक ऑप्शन हमारे हैं जो कैसे आया है, ठीक है। तो आई होप आपके न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में, एक तरीके से न्यूमेरिकल ही था, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ पर वही पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि एक ईवी का मान कितना होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका कितना मान होता है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। देखिएगा ये लिखा हुआ है, यही मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारा इसमें दिया गया तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका क्या मात्रक है। मीटर प्रति वोल्ट होता है, या जूल प्रति न्यूटन होता है, या कूलाम प्रति न्यूटन होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो वहां पर हम लिखते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = न्यूटन प्रति कूलाम, लिखते थे नहीं लिखते तो आई होप आपको ये वाला भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में, एक तरीके से क्वेश्चन है जिसमें हमसे मात्रक पूछा गया था। और बच्चों अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E आप जब निकाल रहे होगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, तो वहां पर भी ये मात्रक आपको लिखना होता है, ठीक है। तो बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसका क्या मात्रक होता है, इसके बारे में बताना। वेबर होता है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट × मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स का अगर आप मात्रक निकालोगे तो आपका आएगा वोल्ट × मीटर, ठीक है, वोल्ट × मीटर आएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत विभव का क्या मात्रक होता है। जो हमारा वैद्युत विभव यानी कि जो V = होता है इसका क्या मात्रक होता है। जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम होता है, कूलाम प्रति जूल होता है, न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है। तो बच्चों अगर बात करें वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है बच्चों जूल प्रति कूलाम होता है। ये आपने कई जगहों पर पढ़ा भी होगा, ठीक है।
अगला बच्चों एक क्वेश्चन है, इसमें हमसे एक तरीके से आप क्वेश्चन में एक सूत्र पूछा जा रहा है कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या है। यानी कि कोई भी संधारित्र अगर आवेशित है तो उस संधारित्र की कोई भी आवेशित संधारित्र है तो उसकी ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। ऊर्जा को यू से लिखते हैं एनर्जी, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी होगा, यू इक्वल टू सी बी स्क्वायर होगा, या यू इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यू स्क्वायर इंटू सी। बच्चों अगर बात करें हम किसी भी आवेशित अगर कोई संधारित्र है, अगर हम उसकी ऊर्जा की बात करते हैं तो वहां पर लगाते हैं हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि जो संधारित्र होते हैं इनमें जो परावैद्युत पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो इसमें से कौन सा है। क्या मोम होता है, या फिर अभ्रक होता है, या फिर कागज होता है, या फिर इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए सारे सही हैं। मोम का भी प्रयोग कर सकते हैं, अभ्रक का भी होता है, कागज का भी होता है। तो बच्चों अगर आपने संधारित्र के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर आपको तीनों चीजें मिलने वाली हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अफवाह वेग BD में संबंध है, यानी कि जो विद्युत धारा घनत्व J होता है और अफवाह वेग एक हमारा VD होता है, इसमें क्या संबंध होता है। J इक्वल टू एन ई अपॉन VD हो जाएगा, J इक्वल टू VD ई अपॉन N हो जाएगा, या J इक्वल टू एन VD हो जाएगा, या J इक्वल टू N VD अपॉन E हो जाएगा। तो बच्चों धारा घनत्व J और अफवाह वेग जो VD होता है इसमें मैंने आपको एक संबंध में न्यूमेरिकल भी सॉरी बच्चों डेरिवेशन भी सॉल्व कराया। ठीक है। तो वहां पर आपने सही किया था, सॉल्व किया था J इक्वल टू NEVD। ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन इसमें भी हमारा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है। उसकी विद्युत चालकता होगी। बच्चों अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध जो है किसी भी तार का यहाँ पर दिया गया है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध इक्वल टू बच्चों कितना दिया गया है 500 ओम। ठीक है। यहां पर वैद्युत चालकता पूछी गई है। ठीक है। इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता इक्वल टू होता है 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, और बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का मान है 500। ठीक है बच्चों। हमने लगाया दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ाया, अभी भी नहीं कट रहा है, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाया। अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब एक अभी भी नहीं कटेगा क्योंकि 500 और ऊपर 100 है। 1 जीरो और बढ़ाया, 1 जीरो और बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आया 0.002। इतना हमारा इसका सही ऑप्शन आया। और ऐसा हमें जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा, और इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है। आप देखिए ऐसा किस में दिया गया, इसमें देखिए पहला ऑप्शन ही हमें सही मिल रहा है। देखिए 0.002 ओम इनवर्स, इसमें सभी गलत हैं। ये देखिए यहाँ पर दशमलव और जीरो का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सेम है। ठीक है। सिर्फ जीरो का डिफरेंस है, तो आप वहां पर गलत नहीं करोगे। तो हमारा इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में है। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अब यहाँ पर ये चीज नहीं पूछी गई किलोवाट घंटा का मात्रक बताइए, यहाँ पर पूछा गया किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का है, प्रतिरोध का है, प्रतिरोधकता का है, या धारा घनत्व का है। तो बच्चों जो किलोवाट घंटा होता है किसका मात्रक होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो वैद्युत ऊर्जा होती है इसको किलोवाट घंटा में नापा जाता है। ठीक है। अगला बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को V से लिखते हैं या ई से। ठीक है बच्चों। वेबर प्रति मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, वेबर होगा या वेबर मीटर होगा। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर आपने चुंबक वाला चैप्टर जो चुंबकत्व वाला अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर आपको मैंने, और एक क्वेश्चन जो है जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपने चैनल पर कराया था और काफी बच्चों ने सही भी किया था। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक हो जाता है वो हमारा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है। देखिए बच्चों इसमें हमसे पूछा जा रहा है इनमें से किसकी चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो सबसे अधिक है। यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता जो है वो सबसे अधिक होगी, अनुचुंबकीय पदार्थ की होगी, या लौह चुंबकीय पदार्थ की होगी, या फिर इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए सभी सही।
तो बच्चों निम्न में से किसकी चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? अगर आप इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा होगी जो लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे उनकी होगी, और ऐसा हमें तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्यूरी का नियम पालन किस ताप पर होता है? यानी कि क्यूरी के नियम का जो पालन होता है वो किस ताप पर होता है? देखिए बच्चों, क्यूरी के जो नियम का जो पालन होता है वो किस ताप पर होता है? अगर इसकी बात करें तो क्यूरी के ताप से नीचे अगर होगा तब होगा, क्यूरी के ताप से ऊपर होगा तब होगा, केवल क्यूरी के ताप पर होगा, या सभी तापों पर हो जाता है। तो बच्चों देखिए, क्यूरी का नियम अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होना क्यूरी ताप जो है अगर उससे ऊपर है तभी पालन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन जो है यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और इसको रट लेना क्योंकि क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में चांसेस हैं कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा जा रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें वोल्टेज V तथा धारा जो है वो I हो तब शक्ति क्षय होता है। यानी कि कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें वोल्टेज अगर V है और धारा उसमें I है तो उसका जो शक्ति क्षय होगा वो क्या होगा? V इंटू आई होगा, हाफ वी आई होगा, I अपॉन वी स्क्वायर होगा, या फिर क्या होगा, B तथा I के बीच जो कला कोण है उस पर निर्भर करता है। तो बच्चों जो शक्ति क्षय होगा वो उनके बीच में जो भी B तथा I के बीच में जो कला कोण होगा उसी पर निर्भर करेगा, कितना कला कोण है उसी हिसाब से शक्ति क्षय होगा। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति है। यदि कोई भी परिपथ है दोलन कर रहा है तो LC जो परिपथ होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर HC वो LC होगा, या 1 अंडर रूट के अंदर LC होगा, या फिर 1 LC होगा, या L इंटू C होगा। तो बच्चों अगर कोई भी परिपथ है दोलन करने वाला जो परिपथ होता है उसमें LC की आवृत्ति जो होती है, मैंने आपको एक क्वेश्चन 2 से 3 बार तो लगभग कराया ही होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है आपको रट गया होगा, पहला वाला ही ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए बच्चों, एक ऊंचाई का अगर ट्रांसफार्मर है तो उसकी द्वितीय जो कुंडली होगी, जो उसकी द्वितीय कुंडली होती है उसमें धारा का जो मान होता है प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए जो धारा का मान जो होता है बच्चों, जो हमारी प्राथमिक कुंडली होती है उसकी तुलना में कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है, या कोई संबंध नहीं होता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई संबंध नहीं होता है, उससे क्या होता है जो प्राथमिक कुंडली होती है उसका जो मान होता है, प्राथमिक कुंडली जो द्वितीय कुंडली होती है उसका मान होता है जो प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है बच्चों, कम होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, जो ट्रांसफार्मर में भ्रमण धाराएं नहीं संभव है, या DC संभव नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा संभव नहीं, या प्रेरित धारा संभव नहीं है? तो बच्चों अगर हम बात करें किसी भी ट्रांसफार्मर कोई है तो उसमें कौन सी धारा संभव नहीं है, तो उसमें DC जो धारा होती है वो संभव नहीं होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी, जो ऑप्शन दिए गए निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आपको ये सारी तरंगे दिखाई दे रही हैं, इनमें से कौन सी तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्या गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, या फिर बीटा किरणें? इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो आपको याद रखना है जो बीटा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि जिसमें सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य है। बच्चों यहाँ पर कई सारी तरंगे दी गई, इनमें सबसे ज़्यादा अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य कौन सी है? परावैंगनी तरंगे होंगी, या फिर गामा तरंगे होंगी, या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे, या फिर रेडियो तरंगे? सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे की अगर बात की जाए, अगर आपने गामा तरंगों के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो ये सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं। ठीक है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान, यदि कोई माध्यम सघन है तो सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो की मैंने आपको ज़्यादातर पढ़ाया है, आपतन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन वाला। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो तब आपतन कोण जो होता है तो कितना होगा, उसका मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 यानी कि 90 डिग्री होगा, या 180 यानी कि 180 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें, जो अगर कोई सघन माध्यम है उसमें आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी कि जितना आपतन कोण है उतना ही हमारा क्रांतिक कोण है, तो उसमें जो आपतन कोण का मान होता है बच्चों वो हमारा 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी? देखिए बच्चों हमारे पास लेंस है, 2 लेंस है, एक लेंस की शक्ति कितनी है?
4 डायोप्टर है तथा दूसरे की -2 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो संयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी, इनकी जो टोटल शक्ति है वो इनकी कितनी होगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें लेंस की जो शक्ति होती है उसके लिए हमें एक सूत्र पता होता है, उसको शक्ति छह को हम P से लिखते हैं। P इक्वल टू होता है बच्चों P1 + P2 + P3, यानी कि जितने भी हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P हमसे पूछा गया है और अगर हम बात करें P1 का मान कितना दिया गया, यहाँ पर देखिए 2 मान दिए गए, एक का 4 दिया गया, यानी कि P1 का दिया गया 4 और दूसरा प्लस फिर कितना दिया गया -2। अगर प्लस माइनस के अगर गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस, तो -2 हो जाएगा। अगर 4 से 2 को घटा देंगे तो 2 डायोप्टर बचेगा और किस में बचेगा, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव 2 डायोप्टर होना चाहिए। और ऐसा हमारा किस ऑप्शन में दिया गया, ऐसा हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, तो वी वाले ऑप्शन में दिया गया है और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 7 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर, ठीक है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर आपसे शक्ति क्षय यानी कि क्षमता नहीं पूछी गई, शक्ति नहीं पूछी गई है, यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछी गई है। और आपको देखिए सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिनमें लिखा है सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें फोकस दूरी निकालनी है वो निकालनी है सेंटीमीटर में। तो हम कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिए। पहले तो बच्चों इसकी हम शक्ति निकालेंगे, टोटल P का मान कितना आ जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, यानी कि अगर P1 की बात करें तो हमारा 7 डायोप्टर दिया गया, P2 का मान दिया गया -2 डायोप्टर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 7 - 2 = 5 डायोप्टर, यानी कि बच्चों जो P का मान आ गया वो हमारा आ गया है 5 डायोप्टर। समझ में आ गया ना। और बच्चों अगर हम बात करें फोकस दूरी F = होता है 1/P, और जब 1/P होता है मीटर में होता है बच्चों, हमें यहाँ पर ऑप्शन चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर बच्चों P का जो मान है वो हमें रख देना है 5 और इसको भाग कर देना, 5 दूनी 10 या फिर सीधे 20 पंचे 100। F = कितना आ गया, 20, और इसका मात्रा किस में आएगा, सेंटीमीटर में। और जहाँ पर भी हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाए वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले में 50 सेंटीमीटर, दूसरे में 10 सेंटीमीटर, चौथे में 100 सेंटीमीटर और तीसरे में हमारा दिया गया है जो हमें चाहिए था 20 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों न्यूमेरिकल, अगला भी हमारा एक न्यूमेरिकल है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, अपवर्तनांक कितना है, तो कांच वाले यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अब बच्चों में यहाँ पर चाल निकालनी है। बच्चों अगर हम बात करें, ये भी हमारा एक सरल न्यूमेरिकल है, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है। आपने एक सूत्र पढ़ा था N = आपका होता है C/V। N = कितना होता है बच्चों, C/V। अब बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की चाल को लिखते हैं बच्चों V से, यानी कि V = हमसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा, C/N हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर C का मान तो हमें दिया गया, प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ अपॉन N का मान दिया गया 1.5, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, काट देंगे, 15 दूनी 30, क्या आ जाएगा बच्चों, V = आ जाएगा 2 × 10⁸8, 2 × 10⁸8। और ऐसा हमें कहाँ पर मिल रहा है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। 1.5 × 10⁸8 ये नहीं होगा, 2 × 10⁸8 ये देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्व नहीं होता है तो आपको आंसर रट लेना है और वही आंसर लगा देना है। अगर आप लोग सॉल्व कर देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने सिर्फ यानी कि एक तरीके से तुक्का नहीं लगाया है, अच्छे से क्वेश्चन को हल करने के बाद लगाया है। तो आप उसमें क्या करिएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हल कर सकते हैं तो हल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, यानी कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, इनकी यानी कि जो इनकी प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्रुवण के कारण कर सकते हैं, विवर्तन के कारण कर सकते हैं, व्यतिकरण के कारण कर सकते हैं, या फिर अपवर्तन के कारण कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कोई भी प्रकाश की तरंग है, इसकी अगर हम पुष्टि करना चाहें कि इसकी तरंग प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है, तो इसमें हमें किस घटना को देखना होगा। तो इसमें अगर हम ध्रुवण की घटना को देखें तो इसका हम सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों,
निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश होता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश किसका होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया मोमबत्ती, दूसरा दिया गया बल्ब, तीसरा मरकरी ट्यूब, चौथा हमारा लेजर लाइट है। तो बच्चों इनमें से सबसे अच्छा अगर एकवर्णीय प्रकाश की बात करें तो आपको वहां पर जाना चाहिए लेजर लाइट के साथ, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि स्टीफन नियतांक का मान है, और एक क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों स्टीफन जो नियतांक होता है इसका कितना मान होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों स्टीफन जो नियतांक होता है उसका मान आपको याद रखना है 5.67 × 10⁻⁸ वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर के की पावर 4 होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र कितना होता है। बच्चों फोटान का जो अगर गतिक द्रव्यमान होता है उसका h न्यू/लैम्डा हो जाएगा, h/c लैम्डा हो जाएगा, sc/लैम्डा या फिर h लैम्डा/c हो जाएगा। तो बच्चों जो फोटान होता है इसका गतिक द्रव्यमान होता है वो बच्चों होता है h/c लैम्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर गतिक द्रव्यमान की बात की जा रही थी, यहाँ पर फोटान का विराम द्रव्यमान पूछा जाता है। तो बच्चों जो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है उसका मान कितना होता है, E/c² होगा या h/लैम्डा होगा या h/c लैम्डा होगा या फिर शून्य होता है। तो बच्चों कोई भी अगर फोटान है उसका विराम द्रव्यमान की बात की जाए तो वहां पर आपको पता चलना चाहिए उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, यानी कि कोई एक हाइड्रोजन परमाणु है उसको अगर हमें आयनित करना है तो उसके लिए न्यूनतम यानी कि कम से कम जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 13.6 EV से अधिक होनी चाहिए या 13.6 EV होनी चाहिए, EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2 EV होनी चाहिए या 3.4 EV होनी चाहिए। तो बच्चों अगर कोई एक हाइड्रोजन परमाणु है अगर उसको आयनित करना है तो हमें कम से कम ऊर्जा की बात करें, न्यूनतम ऊर्जा की बात की जा रही है तो वहां पर आपको 13.6 EV लगाना होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक MU एटॉमिक मास यूनिट के समतुल्य ऊर्जा है, यानी कि एक AMU के बराबर के मान है वो कौन सा है, 190 MeV होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 139 MeV होगा, या फिर 913 MeV होगा, या फिर 931 MeV होगा। अगर आपने परमाणु वाला अच्छा चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए एक MU जो होता है बच्चों वो 931 MeV के बराबर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है। देखिए बच्चों इसमें स्थायी कण की बात नहीं कर रहा, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक अस्थायी कण है। तो बच्चों प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बच्चों प्रोटॉन भी एक स्थायी कण है, न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन अल्फा कण ये नहीं है। एक बच्चों क्या होता है, ये हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या होता है बच्चों, हीलियम का नाभिक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसकी जो अवक्षय परत होते हैं उसमें क्या होते हैं, केवल कोटर होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं, या फिर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही हमारे कोटर होते हैं। तो बच्चों अगर आपने पीएन संधि डायोड को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अवक्षय परत में, ना ही कोटर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का क्या कारण है। देखिए अगर कोई n प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें अर्धचालक में वैद्युत का चालन होता है, इसका क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर या फिर पॉजिट्रॉन। तो बच्चों अगर कोई n प्रकार का अर्धचालक है तो इसमें जो वैद्युत चालन का जो मुख्य कारण होगा वो हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। किस क्या कारण होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो सूर्य में विकिरण ऊर्जा होती है इसका क्या स्रोत है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता रहता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय संलयन या तापायनिक उत्सर्जन। तो बच्चों अगर हम बात करें सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, इसकी बात करें तो आपको एक अभिक्रिया पढ़ी होगी, आपने दो अभिक्रिया पढ़ी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो सूर्य में ऊर्जा आती है वो हमारी जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है इसी के द्वारा आती है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको वो सारे 35 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया
ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल टाइप्स था तो मैंने आपको लगाकर भी बता दिया। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ना है। और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरियस शॉर्ट आंसर टाइप, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, सारा कुछ लाने वाले हैं इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई डेरिवेशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई इक्वेशन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर कोई न्यूमेरिकल है जो आपसे नहीं लग रहा है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ी आपको मेहनत कर लेनी है, हम उसका सोल्यूशन वीडियो या फिर जवाब उसको आपको 100% प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।